नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। तमिलनाडु में बारिश से अब तक 197 की मौत, चेन्नई एयरपोर्ट बंद, हजारों लोग फंसे, कई ट्रेनें रद्द, अगले 72 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी। संसद में तमिलनाडु के हालात पर चर्चा, डीएमके ने की राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग, सांसदों का आपदा प्रबंधन मजबूती पर जोर। गुजरात में जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस की धमाकेदार वापसी, 31 जिला पंचायतों में 18 पर कांग्रेस का कब्जा, तभी 6 नगर निगमों पर बीजेपी को बढ़ा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, अदालत ने कहा रिहाई का अधिकार केंद्र सरकार के पास। विदेश मंत्री से मिले नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा, जरूरी सामान आपूर्ति बहाल करने का अनुरोध, भारत ने दी शांति बहाली के लिए मधेशियों से बातचीत की सलाह। आइए देखते हैं पहली खबर। भारी बारिश से चेन्नई समेत तमिलनाडु के कई रिहायशी इलाकों में लाखों लोग पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। चेन्नई एयरपोर्ट से कल सुबह तक के लिए उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। एयरपोर्ट पर फंसे 1500 यात्रियों समेत करीब 3500 लोगों को सुरक्षित निकालने के प्रयास हो रहे हैं। भारी बारिश से राज्य में अब तक 197 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 23 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं, जबकि कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। तमिलनाडु के लोगों की मुश्किलें बयां करने के लिए ये तस्वीरें काफ़ी हैं। तमिलनाडु में मंगलवार को हुई जोरदार बारिश के बाद पिछले 100 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। सबसे ज़्यादा असर चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और कड्डलूर में देखा जा रहा है। राज्य के कई तटीय क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। चेन्नई और कई जिलों के बीच रेल और सड़क संपर्क कट गया है। चेन्नई की 50 लाख की आबादी बाढ़ जैसे हालात में रहने को मजबूर है। चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भर जाने से गुरुवार सुबह तक सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। If we compare last week, it is so much rain then here come so much flood comes there. Every house is gone in the water. सारी फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई हैं और उसके बावजूद अब क्या है, ये कल सुबह की या उसके बाद की फ्लाइट के टिकट ले रहे हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पूरी तरह से उस पर पानी भरा हुआ है और जिसके कारण लगभग 700 यात्री पैसेंजर्स अंदर हैं। प्रयास किए जा रहे हैं कि उनको पूरी तरह से सुविधाएं, खाने पीने की व्यवस्थाएं उनकी की जाए। सेना, नौसेना और एनडीआरएफ की मदद से राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार ने 36 रिलीफ सेंटर बनाए हैं जो हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकार को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी स्वयं जयललिता जी से बात करके सारी स्थिति की जानकारी वहाँ ली है और उन्हें आश्वस्त किया है प्रधानमंत्री जी ने कि हम हर प्रकार की मदद करने को पूरी तरह से तैयार हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक लगातार बारिश की आशंका जाहिर की है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बारिश की बड़ी वजह है। ये स्थिति अगले 3 दिन तक बनी रहने की संभावना है। खास तौर से दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में भी बारिश से बुरा हाल है। आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में कई रिहायशी इलाके पानी में डूबे हैं। बीते 48 घंटे में पुडुचेरी में करीब 37 सेंटीमीटर बारिश हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के मसले पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा हुई। सांसदों ने मुश्किल के इस वक्त में केंद्र सरकार से पीड़ित राज्यों को तत्काल आर्थिक मदद मुहैया कराने की मांग की। डीएमके सांसद कानिमोई ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। राज्यसभा चर्चा की शुरुआत डीएमके सांसद कनिमोझी ने की। उन्होंने कहा कि बीते 1 महीने से जारी बारिश की वजह से तमिलनाडु की स्थिति बदतर हो गई है। उन्होंने सभी दलों से राजनीति से परे जाकर राज्य में राहत और पुनर्वास में मदद की अपील की। उन्होंने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की। MP lads have to be will be given as by all the MPs. I think this has to be declared as a national disaster and all relief, rescue and rehabilitation measures should be taken at the earliest.
The state government's initial announcement of 500 crores towards relief and rehabilitation has not been sufficient, looking at the damages that have been caused by the recent floods. It has to be brought into the Tamil Nadu and see that the people are rehabilitated. And also the infrastructure have to be immediately brought back properly. You know very well that the military is very much equipped to put the temporary bridges. सांसदों ने भारी बारिश समेत तमाम आपदाओं से निपटने के लिए राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन को ज्यादा मजबूत बनाने का सुझाव दिया। स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरह का कोऑर्डिनेशन डिजास्टर मैनेजमेंट का होना चाहिए कि कोई भी देश का जिला उन संसाधनों से वंचित नहीं होना चाहिए जो मदद के काम के लिए आवश्यक होते हैं। Central government, being the government of the entire country, must share the responsibility with the respective state governments. That is where we request the central government must be liberal and realistic to extend its financial support to the state governments. केंद्र सरकार ने पीड़ित राज्यों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया। Army has been thrust into service, Navy has been thrust into service. The Chief Minister, Prime Minister today morning, Finance Minister, Defence Minister, Home Minister, myself, we had a preliminary discussion also. If any well-meaning suggestions are given by the people who are well-versed with that situation for the short term and for long term, they can be conveyed to the people who are dealing with that situation. केंद्र सरकार पहले ही राज्य के लिए 939 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर चुकी है। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री जयललिता ने केंद्र से करीब 8500 करोड़ रुपए के नुकसान का हवाला देते हुए तत्काल 2000 करोड़ रुपए जारी करने की मांग की थी। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। और इस पूरी आपदा और जिस तरीके से राहत और बचाव के काम चल रहे हैं, क्या मुश्किल है, इस पर खास बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ हैं टीके राजलक्ष्मी, जो कि डिप्टी एडिटर हैं फ्रंटलाइन से। आपको स्वागत राजलक्ष्मी। और साथ ही साथ चेन्नई से हमारे साथ हैं बी जयश्री, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि असल में कि वहाँ पर ताज़ा हालात क्या हैं। सबसे पहले जयश्री, आपसे ही चेन्नई और अगर उसके आसपास के इलाकों में कहें, केंद्र सरकार ने पूरी मदद की बात कही है, लेकिन फिर भी जो सबसे अहम है कि जो लोकल बॉडीज़ हैं, वहाँ पर जो सिस्टम है, वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, या फिर मैं ये कहूँ कि उनकी इमेजिनेशन, उनकी रीच के अब सब कुछ बाहर दिखता है। कविन, ये तो 1-2 दिन की बात नहीं है, ये तो लगातार 3 हफ्ते से यहाँ पर बारिश हो रही है। तो हर बार जब भी बारिश हो रही है तो पानी का जो ड्रेन्स में या हर जगह में जाने का जो रास्ता है वो सारा बंद हो चुका है लगातार एक के बाद एक। तो अभी स्थिति यहाँ तक इतनी गंभीर हो गई है कि सारे जो रिजर्वॉयर्स हैं जहाँ से पानी भर सकते हैं उसमें भी पूरी पानी भर गई है और उसको खोलने का आवश्यक पड़ा है। और इस वजह से चेन्नई में तो एक तो बारिश की वजह से, दूसरी बात यह है कि जो पानी खोलने की वजह से जगह जगह ऐसा है कि लोग 10-12 फीट से ज्यादा वहां पर पानी है और ऊपर चढ़ गए हैं और उसके बाद भी पानी आगे जा रही है। इसमें ये मुश्किल ये बात है कि वहां पे जाने के लिए कैसे जाएंगे। यहाँ तक बोट के भी कोशिशें हुई है और जगह जगह ऐसा है कि वहां पर बोट का जाना भी मुश्किल हो रहा है। तो लोग वहां पर पानी नहीं, बिजली नहीं, खाना नहीं, और अब ये एक और घबराने की बात यह है कि अभी कह रहे हैं कि एक और दिन और बारिश होगी, तो अगर स्थिति ऐसे ही चली तो क्या करेंगे, वहां तक राहत पहुंचाना भी कितना मुश्किल हो रहा है, यही लोग घबरा रहे हैं सोचते हुए। बिल्कुल विजयश्री, बिल्कुल अहम है कि किस तरीके से राहत यानी कि रेस्क्यू का काम मैं कहूँ कि हो और उस शख्स तक रेस्क्यू पहुंचे टीम जहां पर उसकी ज़रूरत है। राजलक्ष्मी, जिस तरीके से केंद्र और मैं कह रहा था आज देख रहा था संसद के दोनों सदनों में सभी दल सहमत थे, लेकिन ऑप्शंस क्या है, किस तरीके से जैसे कि बता रही हैं वहाँ से कैसे मदद पहुँचेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि उनको राहत की बिल्कुल अभी ज़रूरत है, खाने पीने के सामान की, मतलब मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसमें ऐसे हैं कि गरीब भी हैं। ऐसा नहीं कि क्योंकि जब ऐसा डिज़ास्टर होता है तो अलग अलग तबकों को अलग तरीके से प्रभावित करता है। तो जैसे एक सांसद ने भी ये बात उठाई कि सीपीएम के थे शायद सीताराम जी ने कहा कि एक तो ये MPLAT फंड्स हमें तुरंत रिलीज़ करने चाहिए, वो एक फंड्स के लेवल पे है। पर एक और चीज़ उन्होंने कहा कि एयर ड्रॉप करना चाहिए। जो हेलीकॉप्टर्स हैं हमारे सेंटर के पास जो सुविधाएं हैं, तो उनको हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल करके एटलीस्ट फूड एयर ड्रॉप
करना चाहिए, क्योंकि खाने पीने के सामान की बहुत सख्त ज़रूरत है। कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ जाएंगे घर पे? एक तो जिनके घर पूरे बह गए और कनेक्टिविटी बिल्कुल टूट चुकी है। बिल्कुल। तो एक सबसे जैसे मूलभूत जो हमने कहा, बाकी तो बात की बात है, पर सबसे पहले उनको कुछ राहत। और दूसरी चीज़ है कि एवैक्यूएशन की बहुत ज़रूरत है। अब लोग अगर अपने घर में बंद है और उसमें भी पानी घुस रहा है, जहाँ तक हमने आज थोड़ा देखा, तो घरों में पानी घुस गया है। तो जब घरों में पानी घुस गए तो वो कहाँ तक जाएंगे? जिनके 2-3 मंजिले घर नहीं है वो उसके ऊपर कहाँ जाएंगे? तो उनको जो एवैक्यूएशन करने का भी कुछ स्थिति होना चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी बताया कि पानी भर रहा है, पर उसके ड्रेनेज के लिए, उसके निकास के लिए कोई चारा नहीं है, क्योंकि सब भर गए, मतलब रिजर्वायर्स भर गए हैं। आपके स्टॉर्म ड्रेन्स, ये तो बिल्कुल जायज़ है कि ब्लॉक्ड है बिल्कुल, तो उससे भी पानी जो है बाहर नहीं निकल रहा है। तो ये एक तो शॉर्ट टर्म समस्या है और एक लॉन्ग टर्म समस्या है, जो मेरे ख्याल से केंद्र और राज्यों को जो है साथ साथ मिलके इस पर कुछ सोच विचार करना ही पड़ेगा। ये तो बहुत ही और एक और जो चिंता देखिए आज लक्ष्मी, जब इस तरह के हालात आते हैं, भले ये लोग कहें या फिर एक्सपर्ट ये कहें कि 70 साल के बाद या 60 साल के बाद या 50 साल के बाद इस तरह की बारिश हुई है, इस इंटेंसिटी की हुई है, लेकिन क्या हमारे स्टेट इस तरह के हालात के लिए कभी सोचते नहीं है या फिर तैयार होने की कोशिश नहीं करते? जब हालात इस तरह के सामने आते हैं तब हम चर्चा शुरू करते हैं या कि किस तरीके से हमें अपने सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए, किस तरह की मैन पावर, फिर ट्रेनिंग या फिर इक्विपमेंट हमें ज़रूरत है। नहीं, देखिए, स्टेट्स की तो एक होती है जिम्मेदारी होती है, और क्योंकि हमारा एक फेडरल सिस्टम है तो उसमें एक स्टेट्स की जिम्मेदारी भी है, ये हम मान के चलते हैं। पर जब इस टाइप का डिज़ास्टर होता है, और ये सिर्फ एक ही प्रदेश की बात नहीं है, ये अलग अलग प्रदेश में हो रहा है, और ये अलग अलग प्रदेश में अलग अलग उनके पास उस प्रकार के साधन होते हैं प्रिपरेशन करने के। सभी तो हाई पर कैपिटा इनकम स्टेट नहीं होते, पर फिर भी एक बेसिक चीज़ है। अच्छा, और दूसरी चीज़ है कि अर्बन सेंटर्स में, शहरों में तो लोग आएंगे ही, क्योंकि चाहे रोजगार के लिए आएंगे। अब आप ये नहीं कह सकते कि आप लोग गांव में रहिए और आप यहाँ मत आइए, कंजेशन बढ़ रहा है, माइग्रेशन होगा, तो अर्बन सेंटर्स में पॉपुलेशन की ये बढ़ोतरी होगी। पर उसके साथ साथ आप मतलब क्या जो है इंतज़ाम किए गए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा आप सब जगह अगर कॉन्क्रीटाइज आप कर देंगे तो फिर ये तो होगा ही, पानी तो जमेगा ही। फिर एग्रीकल्चरल एरिया होता था शहरों में, तो वो भी एब्जॉर्ब थोड़ा बहुत करता था। फिर उसके बाद लेक्स होते थे, जो लेक्स जैसे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने भी कहा, रिजर्वायर्स जो होते थे स्टोर करने के लिए, तो वो सब जो है एक के बाद जो है बिल्डिंगें तैयार हो गई, मॉल बन चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ड्रेनेज नहीं है, ड्रेनेज, सीवरेज, ये सारी चीज़ों पर तो बहुत अच्छे से पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। तो उसमें स्टेट और सेंटर जो है दोनों को इस पे अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। और जो जिस तरीके का सिस्टम है, कहूँ रेस्क्यू जो टीमें की बात होती है, एनडीआरएफ क्योंकि बार पहुंचता है, लेकिन एनडीआरएफ की अपनी सीमाएं हैं, उसके वहाँ पहुँचने पर लोकल लेवल पर उसको हैंडलिंग, कोऑर्डिनेशन, स्टेट लेवल पर क्या इस तरह के मैं कहीं देखती हैं आपकी सिस्टम डेवलप किया गया है, या बाकी उनको हर बार ऐसा लगता है कि एनडीआरएफ आएगा और हमें बाहर निकाल लेगा? जी, देखिए एनडीआरएफ को तो इस टाइम हेल्प करने की बहुत ज़रूरत है, मदद करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे जम्मू कश्मीर में भी फ्लड्स आए, और इनफैक्ट अभी भी JNK में फ्लड्स के प्रकोप अभी भी नज़र आ रहे हैं, और असम में हर साल होना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि, और तो इसमें जो है सेंटर की जो रिसोर्सेज पर एक तरीके से डिपेंडेंस होता है स्टेट्स का, और वो जायज़ है बिल्कुल। तो एनडीआरएफ को बिल्कुल मतलब जो उनकी ज़रूरत है, पैरेलल को सिस्टम डेवलप होना चाहिए। जी, पैरेलल होना चाहिए, पर एनडीआरएफ का भी मेरे ख्याल से बजट ज़्यादा नहीं है, और वो जो खर्च करते हैं वो भी बहुत ही कम करते हैं। तो वो किस प्रकार से, ऐसा नहीं है कि जब होता है डिज़ास्टर उसके बाद हम कोई एक्शन जो है लेने की बात करते हैं। उसके बाद जब फ्लड वाटर जब हट जाते हैं तो सबके दिमाग से क्राइसिस भी निकल जाता है। लक्ष्मी, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग
जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। राज्यसभा में आज पक्ष और पक्ष के बीच गतिरोध के चलते सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित करनी पड़ी। सदन के नेता अरुण जेटली के बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने अपने बयानों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया और साथ ही विपक्ष ने माफी की मांग की। सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद सदन के नेता अरुण जेटली ने कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा के उस आरोप का जवाब दिया जिसमें उन्होंने अहमदाबाद के एक मंदिर में प्रवेश के दौरान परेशानी की बात कही थी। When visiting on 22nd of February 2013 road with her own signatures and in her own hand, with Lord Krishna's blessings and had a very good darshan. The upkeep and maintenance of the premises is excellent. May the land bless all and those who are fortunate enough to come here for this, for his blessings. Now, in writing, she compliments the temple, let alone complain against any kind of discrimination which took place. हालांकि कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। That it was the Bhet Dwarka, not the main Dwarka. Please don't do this, leader of the house. It doesn't behoove that maybe people are not very clear about caste and gotra. I am. Many times at the time of offering prayers, the priests, the pujaris ask you about your gotra. इसके बाद पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। Manufactured problems and manufactured discrimination. Don't say all this. No, please. She has clearly tried to allude to this. This is very serious. The members should either withdraw and apologize for the issue. No, sir, this is not done. Let us try to solve the issue. सदन को कुछ देर के लिए स्थगित करना पड़ा। 2 दिन पहले कुमारी शैलजा ने सदन में कहा था कि साल 2013 में उन्हें अहमदाबाद के मंदिर में प्रवेश के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में आज सरकार ने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के विवादित बयान को लेकर उनका बचाव किया। साथ ही उनके बयान को गलत तरीके से पेश करने की बात कही। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह से हरियाणा के गांव में हुई दलित बच्चों की हत्या की घटना से जुड़े विवादित बयान पर माफी की मांग की। लोकसभा में बुधवार को सरकार ने विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के विवादित बयान पर लगे विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि हरियाणा के गांव में हुई दलित बच्चों की हत्या के संदर्भ में दिए गए वीके सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। The comments about a community should not go on record. Parliament is not a. उन्होंने बताया जाते समय भी उन्होंने कहा दलित के खिलाफ बोला, दलित के खिलाफ किसी ने बोला नहीं, वीके सिंह ने भी बोला नहीं, इसलिए उसको बार-बार उठाना, उनका अपमान करना ये अच्छा नहीं है। इससे पहले प्रश्नकाल की शुरुआत के साथ ही कांग्रेस, लेफ्ट, आरजेडी और जेडीयू ने वीके सिंह से उनके बयान पर माफी मांगने की मांग रखी। स्पीकर सुमित्रा महाजन ने विपक्ष के सदस्यों से सदन में अवरोध न पैदा करने की अपील की। विपक्ष ने प्रधानमंत्री से वीके सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी। हमने एक नोटिस दिया था, उस नोटिस में यही था कि एक्शन रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट विथ रेस्पेक्ट टू डिरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट द दलित कम्युनिटी बाय यूनियन मिनिस्टर श्री वीके सिंह वायलेटिंग द ओथ ऑफ ऑफिस। सरकार ने विपक्षी सदस्यों की मांग को खारिज किया, लिहाजा विरोध जताते हुए कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने हरियाणा में हुई दलित बच्चों की हत्या की घटना पर विवादित बयान देते हुए कहा था कि हर घटना के लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। शीर्ष अदालत का कहना है कि ऐसे मामलों में राज्यों को माफी का अधिकार नहीं है। कोर्ट के मुताबिक जिन मामलों में केंद्रीय कानून के तहत मुकदमा चला है उसमें केंद्र ही माफी पर आखिरी फैसला कर सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। कोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु सरकार सजा काट रहे दोषियों को रिहा नहीं कर सकती। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यों को माफी देने का अधिकार है,
लेकिन वो इसे स्वतः संज्ञान लेते हुए नहीं कर सकते। रेमिशन के जो ये कार्यक्रम है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो संस्थान सरकार का जो पावर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंकरेंस से ही होना चाहिए। जो कंकरेंट लिस्ट में होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंकरेंस से होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश एच.एल. दत्तू की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने यह आदेश दिया। कोर्ट के मुताबिक जिन मामलों में केंद्रीय कानूनों के तहत मुकदमा चला हो और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों ने जांच की हो, उनमें राज्य सरकारें दोषियों की सजा केंद्र सरकार से परामर्श किए बगैर माफ नहीं कर सकती। Part of the problem is this stupid resolution passed in the Tamil Nadu Assembly, brainless one, which is also anti-national, where they said that the killers of Rajiv Gandhi should be let free because of Tamil sentiment. इससे जघन्य तो शायद ही कोई अपराध हो पाता हो। वैसे हर अपराध, हर मर्डर जो है बहुत ही जघन्य है, लेकिन ये तो एक देश की छाती पर एक तरीके से प्रहार था। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 फरवरी को राजीव गांधी हत्याकांड के 3 दोषियों मुरुगन, संतन और अरीवू को रिहा करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऐसे मामलों से पैदा संवैधानिक मुद्दों को सुलझाने में मदद मिलेगी। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। गुजरात निकाय चुनाव में कांग्रेस ग्रामीण इलाकों में फिर से जनाधार हासिल करने में कामयाब रही है। वहीं बीजेपी ने शहरी इलाकों में अपना दबदबा कायम रखा। कांग्रेस को 21 जिला पंचायतों में से 18 जिला पंचायतों में जीत हासिल हुई। वहीं 230 तालुका पंचायतों की 4,778 सीटों में कांग्रेस 2,204 पर आगे रही, जबकि बीजेपी 1,798 सीटों पर बढ़त बनाई। गुजरात में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में शहरी इलाकों में बीजेपी ने अपनी साख बना रखी है। बीजेपी अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर और वडोदरा समेत सभी 6 नगर निगमों पर आगे है। इन 6 स्थानों के अलावा बीजेपी दूसरे शहरों में भी दबदबा कायम रखने में सफल रही है। अहमदाबाद नगर निगम के चुनाव में बीजेपी की मौजूदा मेयर मीनाक्षी पटेल चुनाव जीत गई हैं। 6 મહાનગરોની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટીનો જ્વલંત વિજય થયો છે। 100% પરિણામ સાથે આપણા कार्यकर्ताओं जीत हासिल करी है। ये भारतीय जनता पार्टी का विजय है, ये जोधपुर की जनता का विजय है, ये जोधपुर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का विजय है, ये जोधपुर के भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सभी कार्यकर्ताओं का विजय है। हालांकि ग्रामीण इलाके में बीजेपी का दबदबा टूटता दिख रहा है। जिला पंचायतों में कांग्रेस की जोरदार वापसी हुई है। इस चुनाव को मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के लिए कड़ी परीक्षा माना जा रहा था। राज्य में 6 नगर निगमों के लिए 26 नवंबर को मतदान हुआ था, जबकि 31 जिला पंचायतों, 230 तालुका पंचायतों और 56 नगर पालिकाओं के लिए मतदान 29 नवंबर को हुआ था। 6 नगर निगमों में जहां 45% मत पड़े, वहीं अर्ध शहरी और ग्रामीण निकायों के लिए 60% से ज्यादा लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत के साथ रिश्ते को पटरी पर लाने के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली ने उप प्रधानमंत्री कमल थापा को दिल्ली भेजा है। कमल थापा ने आज विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। इस मुलाकात में सुषमा स्वराज ने नेपाल की किसी भी तरह की नाकेबंदी से इनकार किया। उन्होंने शांति बहाली के लिए मधेशियों के साथ राजनीतिक समाधान ढूंढने की बात कही। नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने भारत से पहले की तरह नेपाल में आवश्यक सामग्री भेजने का अनुरोध किया। भोपाल गैस त्रासदी की आज 31वीं बरसी है। भोपाल के संभावना एनजीओ ने इस मौके पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। भोपाल में 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी। भोपाल की सड़कों पर इंसाफ के इंतजार में बैठे ये वो मासूम बच्चे हैं जिनके परिवार भोपाल गैस त्रासदी का शिकार हुए। 31 साल पहले आज ही के दिन हुई भोपाल गैस त्रासदी का असर इन बच्चों को देखकर महसूस किया जा सकता है। पोस्टर बैनर थामे इन बच्चों ने त्रासदी में जान गंवाने वालों को याद किया।
ये हमारे बच्चों की तरफ से और हम लोगों की तरफ से जो सभी लोग जा चुके हैं गैस त्रासदी में, उनके लिए श्रद्धांजलि है। और हमारे बच्चे यही उम्मीद करते हैं कि आगे उनको बहुत सारी सुविधाएं मिले, जो उनको अवॉइड करते हैं उनके लिए संदेश दे रहे हैं कि हमको अवॉइड नहीं करो। इतना लंबा अरसा गुजरने के बाद भी त्रासदी का दंश झेलने वालों की इंसाफ की मांग पूरी नहीं हुई है। उनके प्रति लापरवाही और कंपनी के हितों की रक्षा, वो चाहे सरकार भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, दोनों सरकारों की यही नीति रही है, इसी नीति पे सरकारें चल रही हैं। भोपाल में 1984 में 2 और 3 दिसंबर की रात यूनियन कार्बाइड की इसी फैक्ट्री से MIC गैस का रिसाव हुआ था। इस दुर्घटना में हजारों लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान के पेशावर में आर्मी स्कूल में हमले में शामिल 4 आतंकियों को आज फांसी दे दी गई। ये जानकारी सुरक्षा बलों ने दी। पिछले महीने राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने इन 4 की याचिका को खारिज कर दिया था। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ ने सोमवार को मौत के वारंट पर हस्ताक्षर किए। पिछले साल 16 दिसंबर को हुए इस हमले में 150 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज़्यादातर बच्चे थे। रूस के लड़ाकू विमान गिराए जाने के बाद रूस और तुर्की के बीच तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा। रूसी प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव पारित कर जनवरी से तुर्की को खाद्य पदार्थ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। दोनों सरकारों ने व्यापार और आर्थिक सहयोग को भी ठप करने का फैसला लिया है, जिसके चलते तुर्की से रूस की सीमा में 2000 से अधिक ट्रकों को घुसने की अनुमति नहीं होगी। दोनों देशों के बीच हवाई सेवाएं भी खत्म हो चुकी हैं। बताया जाता है कि फैसला राष्ट्रपति पुतिन के उस बयान के बाद लिया गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि बड़ी मात्रा में निकाला जाने वाला तेल, जिसका नियंत्रण IS के हाथों में है, उसे तुर्की भेजा जाता है। तो खबरों के आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।